हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? तो चलिए, आप लोग का जो है हिंदी का री एग्ज़ाम है 7 मार्च को, तो ध्यान से आप लोग देख लीजिए। और आप लोग को पता होगा जो PYQ है, क्वेश्चन बैंक है, वो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है आने वाले एग्जाम के लिए। मॉडल सेट और क्वेश्चन बैंक आप लोग कर लीजिए, हिंदी में 80 आउट ऑफ 80 आपका मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। हम 5 साल का पिछले क्वेश्चन बैंक हम पढ़ाएंगे, और साइंस वाला जो नहीं देखे हैं डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से जाके आप चेक कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले है पैसेज। स्वावलंबन का अर्थ है अपना अवलंब, अर्थात आश्रय का सहारा आप बनना, किसी दूसरे पर बोझ ना बनकर या निर्भर अर्थात आश्रित ना रहना। स्वावलंबन है जैसे आप लोग बड़े हो जाएंगे तो अपने आप से काम करने लगेंगे, पैसा कमाने लगेंगे, वही हुआ स्वावलंब। संसार में परालंबी यानी दूसरे पर आश्रित हो या निर्भर रहना एक प्रकार का पाप और हीन काम है। दूसरे पर आश्रित नहीं होना चाहिए। आप लोग अभी हो सकते हैं क्योंकि पढ़ रहे हैं। यह आदमी के बाहरी और भीतरी व्यक्तित्व को एकदम हीन और बौना बना देता है। पराश्रित या परालंबी को हमेशा आधार देने वाले के अधीन रहना पड़ता है। इसके इशारों पर नाचने को बाध्य व्यक्ति नहीं करता। आत्मनिर्भर व्यक्ति ही सही अर्थ में जान पड़ता है कि दुख पीड़ा क्या है और मान सम्मान किसे कहते हैं। व्यक्ति विहीन जीवन वास्तव में निरीह पशु और कीड़े मकोड़े से अधिक महत्व नहीं रखता। चलिए अब क्वेश्चन देखते हैं। 1 नंबर क्वेश्चन, स्वावलंबन का अर्थ क्या होता है? स्वावलंबन का अर्थ है अपना सहारा बनना, अपना सहारा स्वयं बनना। चलिए दूसरा पैसेज। दूसरा पैसेज क्या है? परालंबी लोग कैसे होते हैं? परालंबी मतलब दूसरे पे आश्रित होते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा गया है परालंबी यानी दूसरे पर आश्रित एक प्रकार का पाप है। पराहीन कैसे लोग होते हैं? जो दूसरे पे आश्रित होते हैं। तो दूसरे पर दूसरे पर आश्रित जो होते हैं, तो क्या हो जाएगा इसका? दूसरे पर आश्रित रहने वाले। तीसरा, दुख पीड़ा और मान सम्मान का महत्व कौन व्यक्ति समझ सकता है? आत्मनिर्भर व्यक्ति। आत्मनिर्भर व्यक्ति। देखिए यहाँ पे लिखा है दुख पीड़ा, दुख पीड़ा, दुख पीड़ा, ये आत्मनिर्भर व्यक्ति ही समझ सकता है। चलिए अब आगे। व्यक्ति विहीन जीव किसके समान होता है? कीड़ा मकोड़ा। अभी पढ़े, पशु पक्षी और कीड़ा मकोड़ा। देखो लिखा है, हो गया, लूट लिया। अब आगे चलो। आगे पद्यांश है, तुम भारत हम भारतीय, तुम माता हम बेटे। किसकी हिम्मत है कि तुम्हें दृष्टि से देखे? ओ माता तुम 1 से अरब अधिक भुजाओं वाली, सबकी रक्षा तुम सक्षम हो, अदम बलशाली, भाषा वेश प्रदेश भिन्न, फिर भी भाई भाई, भारत की साझी संस्कृति में पलते भारतवासी। सुदिनों में हम एक साथ हंसते गाते सोते हैं, दुर्दिनों में भी साथ साथ जगते पुरुष होते हैं। चलिए क्वेश्चन पे आते हैं। काव्यांश में माँ की उपाधि किसे दी गई है? इंडिया, भारत माता, भारत को। अगला, कवि ने माँ को कितने भुजाओं वाले कहा? 1 अरब, 1 अरब, 1 अरब, 1 अरब। अगला, लूट लो लूट लो। भारत की संस्कृति कैसे है? भारत की संस्कृति है साझी संस्कृति, मतलब सबको समान अधिकार हम लोग देते हैं। साझी 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 संस्कृति है भारत का, इंडिया में। अगला, सुनिंदों से हम क्या क्या करते हैं? हंसते हैं, रोते हैं, गाते हैं। 3 में से सभी हो जाएगा। कौन सा वाक्य सकर्मक है? चलिए इससे क्वेश्चन फिक्स है 100%। सकर्मक क्रिया मतलब जिसमें कर्म हो। जैसे मैं दूध पीता हूं तो दूध हो गया कर्म। सीधे क्वेश्चन पूछिए क्या? मैं पत्र लिखता हूं, क्या लिखता हूं? पत्र। आंसर जो आ जाए वो है सकर्मक। जबकि उड़ना, जाना, दौड़ना, सोना, रोना, ये सब है अकर्मक क्रिया। कौन जा रहा है? अकर्मक। दौड़ रहा है? अकर्मक। सो रहा है? अकर्मक। तो रीता पत्र लिखती है, क्या लिखती है? पत्र। तो ये हो गया सकर्मक। कभी जिंदगी में परीक्षा में पत्र नहीं लिखी, अभी पत्र लिख रही है बैठ के। आगे चलो। खाली जगह आज वर्षा होगी, ये है अवयव। अवयव वह है जिस पर लिंग वचन धर्म ये सब का किसी का मतलब ये जो है पालन नहीं करता। समझ गए? तो अवयव क्या होगा? जैसे खाली जगह आज वर्षा होगी, वर्षा होती लिखी है तो काश आज वर्षा होती। जैसे बालक चांद की ओर देख रहा है तो और हो गया अवयव। बालिका भी और हो जाएगा। लड़का भी चांद की ओर देख रहा है, लड़की भी, हुड़ार भी, सब चांद की ओर देख रहा है। चलो आगे चलते हैं। खूब मन लगाकर पढ़ो ताकि परीक्षा में प्रथम आओ, या फिर इस तरह हो सकता है खूब मन लगाकर पढ़ो और परीक्षा में प्रथम आओ। लूट लो लूट लो। जो गुणी होते हैं उसे सभी चाहते हैं, जो गुणी होते हैं उसी को सभी चाहते हैं। तो ये मिश्र वाक्य है। नवरत्न कौन सा समास है? नव मतलब 9 गो, 9 मतलब संख्या, तो ये हो गया द्विगु समास, याद रखिएगा। राम से पढ़ा नहीं जाता, नहीं आ गया, और भाववाच होगा। ये भाववाच होगा क्योंकि ये गलत है। कर्तरीवाच होता है, राम पढ़ नहीं सकता, राम के द्वारा पढ़ा नहीं जाता, तो ये कर्म। राम से पढ़ा जाता है, अगर राम पढ़ता है तो कर्तरीवाच, राम के द्वारा पढ़ा जाता है तो कर्मवाच। नहीं आ गया इसलिए भाववाच होगा। लूट लीजिए। आगे आगे चलिए। अब ये बुक का है,
काशी संस्कृति पाठशाला है, शास्त्रों में आनंद कानन के नाम से प्रतिष्ठित। काशी में कलारंग, हनुमान वर्णित विश्वनाथ है। काशी में बिस्मिल्लाह खां, मतलब ये है शहनाई वाला बिस्मिल्लाह खान। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रस्तुत गद्यांश किस पाठ से लिया गया है? नौबत खां में इबादत, और इसको स्वयं जो है यतीन्द्र मिश्र लिखा है। प्रस्तुत गद्यांश के लेखक कौन है? यतीन्द्र मिश्र। नौबत खाने में इबादत, खाने में मिश्री, ट्रिक है इसका। काशी को किसकी पाठशाला कहा जाता है? संस्कृति का। शास्त्रों में काशी किस नाम से प्रसिद्ध है? आनंद कानन। चलिए अब आगे चलते हैं। लूट लो आनंद कानन। आगे चलो। तुम लोग तो एक बार लूटा और लूटा भी गया, फिर से एग्जाम दे रहा है। सबका तुम लोग का 80 में 75 नंबर से ऊपरे होगा। मुख्य गायक के चट्टान जैसे भारी आवाज, वह आवाज सुंदर कमजोर कांपती हुई है, वह मुख्य गायक का छोटा बेटा है। ये संगतकार है, इसको डबराल लिखा है। प्रस्तुत काव्यांश किससे लिया गया है? संगतकार, और इसको लिखा कौन है? डबराल, मंगलेश डबराल। देखो संगीत में डफली बजाते हैं, डबराल। लूट लो। मुख्य गायक की आवाज कैसे है? चट्टान जैसी भारी। चलो लूटेगा तुम लोग, इस बार लुटाएगा, वो परीक्षा में पता चलेगा। चलो आगे देखो। संगतकार मुख्य गायक का कौन होता है? छोटा भाई। अकेले सफर का वक्त काटने के लिए नवाब साहब ने खीरा खरीदा। खीरा यह है लखनवी अंदाज। लेखिका और उसके पिता के बीच टकराव का कारण था विचारों की विभिन्नता। काला गोरा करता था। चलिए ये हो गया आपका, किसका था ये? नवाब साहब वाला लखनवी अंदाज। चले। फादर फुल्के की चिंता हिंदी के किस रूप में जानी जाती है? राष्ट्रभाषा। कन्यादान कविता में किसका दुख प्रमाणित बताया गया है? माँ का, बेटी के प्रति। परशुराम के क्रोध को किसने शांत किया? ये राम ने किया था, श्री राम ने। धनुष किसने तोड़ा था? धनुष तोड़ा था किसने? राम ने ही। लक्ष्मण और वो लड़ रहा था, परशुराम। भोलानाथ और उसके साथियों द्वारा बिल में पानी डालने पर क्या निकला? चूहा के जगह सांप निकला। याद रखना, चूहा निकलता लेकिन निकल गया सांप, इसलिए वो दौड़ता हुआ माँ के आंचल में छिप गया। जॉर्ज पच्चम की नाक जो है ये हटा दिया है, फिर भी दिल्ली से लाया था। कटाव को हिंदुस्तान का स्वर्ग कहा जाता है, याद रखना। चलो, कटाव को स्विट्जरलैंड बोलते हैं, ये स्वर्ग नहीं होगा। चलो ये गद्यांश है, बता देते हैं थोड़ा। सब्जेक्टिव है तो जान है सबका। एक समय था जब पानी सब जगह मिलता था, इसलिए इसे कोई महत्व नहीं देता था, लेकिन तेजी से बढ़ती हुई जनसंख्या और जीवन शैली में आए परिवर्तन के कारण जल अब दुर्लभ हो गया है। सब जगह नहीं मिलता है, इसी दुर्लभता के कारण जल का आर्थिक मूल्य बढ़ गया है। अब तक जल की मांग फसलों को सिंचाई के लिए होती थी, लेकिन अब घरेलू और उद्योगों के लिए भी जल की बहुत आवश्यकता है, इसलिए जल अब एक बहुमूल्य संसाधन बन गया है। नगरों और ग्रामीण क्षेत्र में पीने के पानी की मांग बिल्कुल अलग अलग तरह की होती है। नगरीय क्षेत्र में सामान्यतः जल का एक ही स्रोत है और उसी से सभी की आवश्यकता पूरा होता है। नगरीय क्षेत्र में जल झीलों, कृत्रिम जलाशयों या नदी के तल में गहरे खोदे गए कुएं या नलकूपे से लाकर इकट्ठा किया जाता है। कभी कभी जल के इस सभी स्रोतों का उपयोग किया जाता है। इन स्रोतों को लेकर उसमें क्लोरीन जैसे रसायन मिलाए जाते हैं। चलिए अब शुरू करते हैं। आप लोग देख लीजिएगा वहाँ से आंसर, हम यहाँ से बता देते हैं। पहले सब जगह सुलभ जल अब दुर्लभ क्यों हो गया? तेजी से बढ़ती हुई जनसंख्या और जीवन शैली में आए परिवर्तन के कारण। बिल्कुल सही। जल अब एक बहुमूल्य संसाधन क्यों है? घरेलू और उद्योगों और घरेलू उपयोग के लिए जल की आवश्यकता बहुत है, इसलिए जल एक बहुमूल्य संसाधन है। एक समय पहले पानी को उतना महत्व क्यों नहीं दिया जाता था? एक समय था जब पानी सब जगह मिलता था, इसलिए उसको कोई महत्व नहीं देता था। नगरों में जल की व्यवस्था किस प्रकार होती है? नगरीय क्षेत्र में जल झीलों या कृत्रिम जलाशय या नदियों के तल से गहरे खोदे गए कुएं या नलकूपों से इकट्ठा किया जाता था। ऊपर में देख सकते हैं। पहले जल की प्रमुख मांग किसके लिए होती थी? सिंचाई के लिए होती थी। नगरों में पीने के लिए सुरक्षित जल की आवश्यकता क्यों है? नगरों में पीने के लिए सुरक्षित जल की आवश्यकता इसलिए है क्योंकि प्रदूषण बढ़ने के कारण वहाँ स्वच्छ जल नहीं मिल रहा है, मतलब उपलब्ध नहीं हो रहा है या प्राप्त नहीं हो रहा है। इस गद्यांश का उपयुक्त महत्व दें तो जल का महत्व या जल एक बहुमूल्य संसाधन। दुर्लभ शब्द का संधि विच्छेद दुर प्लस लब, दुर्लभ। चलिए अब आता है आपका बुक का क्वेश्चन आंसर। चलिए लूट लीजिए। पहला क्वेश्चन, सेनानी ना होते हुए भी चश्मे वाले को लोग कैप्टन क्यों कहते थे? कैप्टन जो है ये चश्मा वाला है, और आप लोग इसको पढ़े हैं नेताजी का चश्मा स्वयं प्रकाश में। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। 2011, 12, 14, 16, 23, 24 में आया है, तो 25 में आएगा ही। सेनानी ना होते हुए भी चश्मे वाले को लोग कैप्टन इसलिए कहते थे क्योंकि उसके अंदर देशभक्ति की भावना कूट कूट के भरी थी। वह स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेने वाले सेनानियों का भरपूर सम्मान करते थे। वह नेताजी की मूर्ति को बार बार चश्मा पहनाकर देश के प्रति अपनी अगाध श्रद्धा प्रकट करता था।
देश के प्रति त्याग व समर्पण की भावना उसके हृदय में किसी भी सेनानी या फौजी से कम नहीं था, इसलिए लोग उसे कैप्टन कहते थे। हो गया। चलिए अब आगे। शहनाई की दुनिया में डुमराव को क्यों याद किया जाता है? यह है नौबत खां में इबादत, जो कि यतीन्द्र मिश्र लिखा है। इसमें बिस्मिल्लाह खां जो शहनाई वादक है उसके बारे में बताया गया है। चलिए देखिए, शहनाई की दुनिया में डुमराव को निम्नलिखित कारणों से याद किया जाता है। डुमराव विश्व प्रसिद्ध शहनाई वादक बिस्मिल्लाह खां का जन्मभूमि है। पहला चीज, शहनाई बजाने में जिस रीड का प्रयोग होता है वह डुमराव में सोन नदी के किनारे पाई जाती है। मतलब रीड जो है नरकट एक प्रकार की घास है, उससे बनाई जाती है। मतलब इस समय डुमराव के कारण ही शहनाई जैसे बात फेमस है या बजता है, इस कारण दोनों में गहरा रिश्ता है। बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन। आप लोग 3 साल का भी पढ़ लीजिएगा ना, एग्जाम में 80 आउट ऑफ 80 आपका सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। पान वाले का एक रेखाचित्र प्रस्तुत करें। पान वाला भारी तोंद वाला था। वह पान बेचता ही नहीं, हमेशा मुंह में भी भरे रखते थे। किसी से भी बात करते समय बार बार पीक फेंकता था, मतलब थूकता था। उसकी मानसिकता पूर्णतः व्यावसायिक थी, स्वभाव से हंसोड़ और मजाकिया था। इतना भी आप लोग लिख सकते हैं। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 40 बार एग्जाम में आया है। कविता में फसल उपजाने के लिए किन किन आवश्यक तत्वों की बात कही गई है? देखिए, फसल अपने नहीं होता है, नदियों का पानी का जादू है, मानव श्रम है, मिट्टी है, सूरज की किरणें है, खाद है, गोबर है, सब चीज चाहिए फसल को। फसल उपजाने के लिए आवश्यक तत्व है पानी, मिट्टी, सूरज का प्रकाश, हवा। लूट लो, याद कर लो। अगला, कन्यादान शीर्षक कविता में माँ ने बेटी को क्या सीख दी? वैसे ये हटा दिया है, लेकिन फिर भी आपको याद करना है। मतलब माँ ने बेटी को समझाया कि अपनी सुंदरता पर और कोमलता पर घमंड नहीं करना। मतलब किसी नहीं तो कोई भी तुम्हारी तरफ आकर्षित हो जाएगा और तुम्हारा गलत फायदा उठाएगा। और बोला था कि आग जो है रोटी सेकने के लिए है, शरीर जलाने की नहीं। कोई कोई क्या करती है, गुस्सा में आग लगा लेती है पूरा शरीर में, फिर पानी में कूद जाती है। चलो आगे देखो। चलो तो इसको उसी तरह आप लोग पढ़ लीजिएगा, समझ गए? चलो आगे देखो। गोपीय के अनुसार राजा का क्या धर्म होना चाहिए? बहुत इंपॉर्टेंट। ये पद जो कि सूरदास लिखा है, इसमें उद्धव है जो योग का संदेश देती है, तो गोपियां उसका रिप्लाई करती है। गोपियों के अनुसार राजा का धर्म यह होना चाहिए कि वह प्रजा की रक्षा करे, उन्हें सताए नहीं, उन्हें अन्याय से बचाइए। अगला बहुत इंपॉर्टेंट, कभी श्वेत तो कभी रंगीन पताओं का फहराना किन किन अलग अवसरों की ओर संकेत करता है? देखिए, लेखिका जो है अपने ड्राइवर जितेन नार्गे के साथ सिक्किम यात्रा में थी। वहां पे रास्ते में क्या देखता है कि एक जगह है, वहां पे बहुत सारा पताका है, झंडा फहरा हुआ है, 108 श्वेत पताका है। ये तब फहराई जाती है जब किसी बुद्धिस्ट की मृत्यु होती है। और रंगीन पताका भी फहराया जाता था, जैसे हम लोग सरस्वती पूजा में लगाते हैं। वो किसी नए कार्य की शुरुआत की ओर संकेत करता है। चलिए, लेखिका ने अपने ड्राइवर कम जितेन नार्गे के साथ यमथांग की ओर जा रही थी। वहीं पहाड़ी रास्ते पर एक जगह उन्होंने एक कतार में लगी सफेद पताकाएं फहराती हुई देखी। ये श्वेत पताकाएं शांति और अहिंसा का प्रतीक था। इन पर मंत्र लिखे हुए थे। श्वेत पताकाएं तब फहराई जाती है जब किसी बुद्धिस्ट की मृत्यु होती है। उसकी आत्मा की शांति के लिए शहर से दूर किसी पवित्र स्थान पर 108 श्वेत पताकाएं फहरा दी जाती है। रंगीन पताकों का फहराया जाना किसी नए कार्य की शुरुआत की ओर संकेत करता है। इन पताकाओं को उतारा नहीं जाता, ये अपने आप नष्ट हो जाते हैं। चलो लूट लो आगे। रीड या नरकट क्या अभी बताए? शहनाई बजाने में एक चीज का प्रयोग होता है, वही है। तो शहनाई बजाने के लिए रीड का प्रयोग होता है, जिसके सहारे शहनाई को फूंका जाता है। रीड नरकट से बनाई जाती है, जो एक प्रकार का घास है, जो डुमराव में मुख्यतः सोन नदी के किनारे मिलती है। तुम लोग सोचा कि हिंदी से छुटकारा मिलेगा, फिर शुरू हो गया लूट लो। खेती से जुड़े गृहस्थ बाल गोविंद भगत अपने किन चारित्रिक विशेषताओं के कारण साधु कहलाते थे? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बाल गोविंद भगत, राम वृक्ष बोनीपुरी इसको लिखा है। बाल गोविंद भगत गृहस्थ थे, वे साधु थे पर वैसे साधु नहीं जैसा सामान माने जाते हैं। वे साधुओं जैसे कपड़े ना पहनते थे तथा वैसे धार्मिक अनुष्ठान नहीं करते थे। बाल गोविंद अपने निम्नलिखित चारित्रिक विशेषताओं के कारण साधु कहलाते थे। पहला, वे कभी झूठ नहीं बोलते थे और खराब व्यवहार रखते थे। वे स्पष्टवादी थे और किसी से खाम का झगड़ा नहीं मोल लेते थे। वे दूसरे की किसी चीज या स्थान को अपने व्यवहार में नहीं लाते थे। वे अपने खेत में उत्पन्न वस्तु को कबीरमंती मठ ले जाते थे। वहां से प्रसाद स्वरूप जो मिलता था उससे अपना गुजारा चलाते थे। वे सुख दुख की भावना से ऊपर थे। चलिए अब आगे। परशुराम के क्रोध करने पर लक्ष्मण ने धनुष के टूट जाने पर कौन कौन से तर्क दिया? चलिए, महामैराथन।
परशुराम के क्रोध करने पर लक्ष्मण ने धनुष के टूट जाने पर तर्क दिया कि हमने बचपन में बहुत सी धनुइयाँ तोड़ी है, हमारे समय में सभी धनुष एक जैसा है। इस पुराने धनुष के तोड़ने से तो तरह तरह की लाभ हानि की बात, किसी तरह की लाभ हानि की बात समझ में नहीं आती। श्री राम जी ने इसे नए के भ्रम में छुआ मात्र ही कि वह टूट गया, इसका कोई दोष नहीं है। चलो आगे। कवि बादल से फुहार रिमझिम या बरसने के स्थान पर गरजने के लिए क्यों कहता है? ये है उत्साह, जो कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला लिखा है। तो कवि बादल को गरजने के लिए इसलिए कहता है क्योंकि वह वातावरण में जोश, पौरुष और क्रांति लाना चाहता है। निराला को बादल की गड़गड़ाहट बहुत प्रिय है। चलिए अब इस पे एक निबंध लिखने आएगा, जैसे विज्ञान, वरदान या अभिशाप, बहुत इंपॉर्टेंट, मेरा भारत महान, समय का सदुपयोग। तो इस पे आपको लिखना है, समझ गए। और देखिए दूसरा आएगा, अपने छोटे भाई को समय का सदुपयोग करते हुए एक पत्र लिखना है। तो प्रिय अनुज, ये सब आप लोग देख के लिख सकते हैं अपना भाषा में, जैसे होगा आपका, समझ गए। चलिए अब आगे। प्रधानाध्यापक को 4 दिन की छुट्टी के लिए पत्र लिखना है। सेवा में श्रीमान प्रधानाध्यापक महोदय, स्कूल का नाम। उसके बाद लिख सकते हैं विषय, 4 दिनों की छुट्टी के लिए माँ से सभी ने निवेदन यह है कि मेरा तबीयत खराब है, इसलिए मैं 4 दिन विद्यालय नहीं आ पाऊंगा, अतः श्रीमान से निवेदन है कि मुझे 4 दिनों की छुट्टी दें, इसके लिए मैं श्रीमान का सदा आभारी बना रहूंगा। लिख लो। एक लास्ट में आएगा आपका प्रचार लिखने, जैसे दर्दनाशक तेल, तो लिख लो 21 जड़ी बूटियों से निर्मित तेल सदा प्रयोग करें। दर्दनाशक तेल जोड़ों की दर्द में विशेष लाभकारी, अपने नजदीकी दुकान से संपर्क करें और फोन नंबर दे दो। अगला पुस्तक मेला। तो सभी लोगों को सूचित किया जाता है कि हमारे मैदान में या आपके शहर में पुस्तक मेला का आयोजन हो रहा है। डेट दे देना कुछ 10 मार्च को, तो आप सभी सादर आमंत्रित हैं। हो गया, तो आपका ये सेट कंप्लीट हुआ। चलिए आगे देखिए अगला सेट। हम जिस तरह भोजन करते हैं, गाछ वृक्ष भी उसी तरह भोजन करते हैं। हमारे दांत नहीं होते, हमारे दांत है, कठोर चीज खाते हैं। नन्हे बच्चे के दांत नहीं होते, वे केवल दूध पीते हैं। गाछ वृक्ष भी दांत नहीं होता, इसलिए वे केवल जो है तरल पदार्थ और वायु से भोजन ग्रहण करते हैं। गाछ वृक्ष जड़ द्वारा रसपान करते हैं। चीनी में पानी डालने पर चीनी घुलता है, माटी में पानी डालने पर उसके भीतर बहुत से द्रव आ जाते हैं। गाछ वृक्ष वे ही तमाम द्रव सोखते हैं। जड़ों को पानी न मिलने पर पेड़ का भोजन बंद हो जाता है, पेड़ मर जाते हैं। चलिए अब क्वेश्चन शुरू करते हैं। पहला, गाछ वृक्ष का अर्थ क्या है? पेड़ पौधे। गाछ वृक्ष के क्या नहीं होते? दांत। गाछ वृक्ष किसके द्वारा माटी से रसपान करते हैं? जड़ के द्वारा। देखिए यहाँ लिखा है गाछ वृक्ष जड़ के द्वारा। हो गया, आगे चलते हैं। पेड़ कब मर जाते हैं? जब उसका पानी जब उसको नहीं मिलता। अगला, लक्ष्य तक पहुंचे बिना पथ में पथिक क्या हुआ? विश्राम कैसा? लक्ष्य अति दूर, दुर्गम मार्ग भी हम जानते, किंतु पथ के कंटकों को हम सुमन ही मानते। जब प्रगति का नाम जीवन, या अकाल विराम कैसा? लक्ष्य तक धनुष से जो छूटता है, बाण कब मग में ठहरता? देखते ही देखते वह लक्ष्य की ओर वेद करता। लक्ष्य प्रेरित बाण है, हम ठहरने का काम कैसा? लक्ष्य तक बस वही है पथिक जो पथ पर निरंतर अग्रसर हो, वो सदा गतिशील जिसका लक्ष्य प्रतिशत निकटतर हो। हार बैठे जो डगर में पथिक, उसका नाम कैसा? चलिए अब देखते हैं। लक्ष्य तक बाल रवि की किरण किसमें? निमिष में भू पहुंचती। चलिए देखिए, धनुष से छुटा हुआ बाण क्या करता है? वो लक्ष्य को भेदता है। लक्ष्य के पथिक कंटक को क्या मानते हैं? फूल, कांटा को भी फूल। बाल रवि की किरणें कैसी होती है? वो स्वर्ण जैसी होती है, स्वर्ण किरणें। कहाँ तक पहुंचे बिना पथिक को विश्राम नहीं करना चाहिए? लक्ष्य तक, क्योंकि इसमें लक्ष्य की बात हो रही है। जिस वाक्य में कर्ता और क्रिया है उसको बोलते हैं अकर्मक, और अगर कर्ता क्रिया के साथ कर्म आ जाए तो सकर्मक। बच्चा पुस्तक पढ़ रहा है, क्या पढ़ रहा है? पुस्तक, तो सकर्मक। किसान खेत जोत रहा है, तो जोत रहा है, हो गया क्रियापद। क्रिया के बाद जितना भी चीज आए उसको बोलते हैं क्रियापद। कौन सा वाक्य अकर्मक क्रिया है? देखो, हंसना अकर्मक, गाना अकर्मक, अकर्मक क्रिया का उदाहरण है। गीत गा रही है, सॉरी, तो ये सकर्मक होगा। भोजन बनाना सकर्मक, शरबत पीना सकर्मक। रमेश हंस रहा है, हंसना अकर्मक है। हंसना, रोना, सोना, दौड़ना, उड़ना, ये सब अकर्मक है। अंबर का एक अर्थ है वस्त्र, दूसरा अर्थ होगा आकाश। निम्न में से कौन श्वेत का अनेकार्थी शब्द नहीं है? सफेद होगा, श्याम होगा, उजला होगा कि सफेदी होगा? सफेदी होगा, सफेद होगा, उजला होगा, श्याम नहीं होगा। निम्न में से कौन सा शब्द समुच्च बोधक अवयव है? अथवा, मतलब दो को जोड़ता है। पता नहीं वह डैश चला गया, कब चला गया या कहाँ चला गया? पता नहीं वह कहाँ चला गया। शिक्षक चाहते कि उसके विद्यार्थी अच्छे बने, ये क्या है? मिश्र वाक्य है। प्रतिदिन, प्रतिदिन
ये है अवयवी भाव समास, क्योंकि दिन के आगे अवयव लगा है प्रति, इसलिए ये अवयवी भाव समास है। द्विगु माने संख्या, जैसे नवरत्न, दोपहर, द्वंद्व एक होता है जिसमें वो हैपन रहता है, जैसे माता पिता। एक होता है बहुव्रीहि समास जो स्पेशल है, जैसे लंबोदर, लंबा है उधर जिसका, अर्थात गणेश का बात हो रहा है यहाँ पे। पक्षी आकाश में उड़ेंगे, कौन सा वाच है, ये कर्तरी वाच है। पक्षी द्वारा आकाश में उड़ा जाता है तो वो होता है कर्मवाच। बाल गोविंद भगत, ये तो जानते हैं आप लोग, बाल गोविंद भगत का बेटा बोदासा था, देखो सुस्त और बोदासा, एक बेटा था। बाल गोविंद भगत का कितना बेटा था, एक, इकलौता बेटा मैंने एक बेटा। बाल गोविंद भगत का बेटा कौन था, सुस्त और बोदासा। फादर को जहरबाद से नहीं मारना चाहिए, यह मानवीय करना की दिव्य चमक। फादर बोल के मृत्यु कैसे हुई, जहरबाद से। विधान का क्या अर्थ है, नियम। हमारो हरी हरिल की लकड़ी, ये है, ये जो है पद का है, सूरदास जिसको लिखा है। गोपियों की दशा किस पक्षी की तरह होगी, हरिल। यहाँ नंद नंदन श्री कृष्ण को कहा गया है। चलिए अब आगे चलते हैं। यह पद्यांश किस कविता का अंश है, सॉरी चलिए 26 नंबर, 27 नंबर से पहले यहाँ दिया है। घोर 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 गगन, मतलब ये उत्साह का है। कवि बादल को क्या घेरने के लिए कहता है, पूरा आकाश। कैप्टन कौन था, चश्मा बेचने वाला। लेखक ने खीरे के खाने से इनकार कर दिया, क्यों, आत्मसम्मान की रक्षा के लिए, आत्मसम्मान की रक्षा के लिए। चलो अब आगे देखो। बिस्मिल्लाह खां क्या बजाते थे, शहनाई। लेखक मनु भंडारी का बचपन किस शहर में बीता, अजमेर में। परशुराम के गुरु कौन थे, शिव थे। कवि नागार्जुन मैथिली में किस नाम से प्रसिद्ध थे, यात्री बोला जाता था उसको। मेघ तृष्णा का अर्थ है छलावा। मुख्य गायक की आवाज होती है चट्टान जैसा भारी। भोलानाथ के सिर पर क्या थी, जटाएं। कभी बच्चे किसका जुलूस निकालते थे, ये बारात का। जॉर्ज परचम की लाख दिल्ली से लाया गया। गंगटोक किस पर की राजधानी, ये सिक्किम की है। मेहनतकश बादशाहों का शहर कहा गया। चलिए अब सब्जेक्टिव पे आते हैं। सब्जेक्टिव में हम लोग जो है इसको, ये जो है गद्यांश, ये आप लोग खुद कर लीजिएगा। हम यहाँ से शुरू करते हैं आपका क्वेश्चन आंसर, समझ गए। चलिए अब क्वेश्चन देखिए। सेनानी ना होते हुए भी चश्मे वाले को लोग कैप्टन क्यों कहते हैं, ये अभी तुरंत बताए ऊपर में। क्योंकि सेनानी ना होते हुए भी चश्मे वाले को लोग कैप्टन इसलिए कहते थे क्योंकि उसके अंदर देशभक्ति की भावना कूट कूट के भरी थी। वह स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेने वाले सिपाही सेनानियों का भरपूर सम्मान करते थे। वह नेताजी की मूर्ति को बार बार चश्मा पहनाकर देश के प्रति अपनी अगाध श्रद्धा प्रकट करते थे। देश के प्रति त्याग व सम्मान समर्पण की भावना उसके हृदय में किसी भी सेनानी या फौजी से कम नहीं था, इसी कारण लोग उसे कैप्टन कहते थे। चलो आगे। काशी में हो रहे कौन से परिवर्तन बिस्मिल्लाह खां को व्यथित कर रहे थे। काशी जो संगीत साहित्य और आदर की परंपराओं के लिए प्रसिद्ध है, अब वहाँ की परंपराओं में परिवर्तन आ गया। गायकों के मन में संगीतकारों के प्रति आदर नहीं रहा। घंटों किए जाने वाले रिवाज को भी कोई नहीं पूछता। संगीत साहित्य आदर की अधिकतर परंपराएं समाप्त हो गई। इन सबको देखकर बिस्मिल्लाह खां व्यथित हो गए। चलो अब आगे। बच्चों की मुस्कान और एक बड़े व्यक्ति की मुस्कान में क्या अंतर है। बच्चों की मुस्कान निश्चल, स्वाभाविक, उन्मुक्त, सभी को प्रभावित करने वाली होती है। बच्चों की मुस्कान दिव्य सौंदर्य से परिपूर्ण होती है। उसके मुस्कान में आकर्षण होता है। बड़े व्यक्ति की मुस्कान में निश्चलता नहीं होती, बल्कि पारिस्थितिक सापेक्ष होता है। बड़ों की मुस्कान में कृत्रिमता होती है। बड़ा व्यक्ति बंधी हुई मुस्कान को बिखेर पाता है। बड़े व्यक्ति की मुस्कान में नैसर्गिक सौंदर्य होता है। सफलता के चरम शिखर पर पहुंचकर यदि व्यक्ति लड़खड़ाता है तो उसे सहयोगी किस प्रकार संभालते हैं। चलो देखो, सफलता के चरम शिखर पर पहुंचने के दौरान यदि ऐसे अनेक अवसर आते हैं जब व्यक्ति लड़खड़ाने लगता है, ऐसे समय उसके सहयोगी ही उसे बल, उत्साह, शाबाशी और सांस देकर संभालते हैं। अच्छे सहयोगी उसके लिए अपने जान की बाजी लगा देते हैं। लक्ष्मण ने एक वीर योद्धा की क्या क्या विशेषता बताई। लक्ष्मण ने वीर योद्धा की निम्नलिखित विशेषता बताई। वीर योद्धा धैर्यवान होते हैं, वे क्षोभ से रहित होते हैं। वीर पुरुष किसी को अपशब्द नहीं कहते हैं। सूरवीर युद्ध के मैदान में वीरतापूर्ण कार्य करके दिखाते हैं। वे अपने वीरता के बारे में अपने मुंह से नहीं बताते। वे युद्ध में शत्रु को उपस्थित पाकर अपने प्रताप की डिंग नहीं हाँकते हैं। चलो आगे। माता का आंचल पाठ में ऐसे प्रसंगों का उल्लेख करें जो आपके दिल को छू गया। चलो, माता का आंचल पाठ का सबसे रोमांचक प्रसंग वह है कि जब एक सांप सब बच्चों के पीछे पड़ जाता है, तब वे बच्चे किस प्रकार गिरते पड़ते
भागते हैं और माँ की गोद में छिपकर सहारा देते हैं। इस प्रसंग ने मेरे हृदय को भीतर तक हिला दिया। इस पाठ में गुदगुदाने वाले प्रसंग भी अनेक है। विशेष रूप से बच्चों के पिता का मित्रतापूर्वक बच्चों के खेल में शामिल होना मन को छू लेता है। जैसे ही बच्चा भोज शादी या खेल खेलते हैं, बच्चों का पिता बच्चा बनकर उसमें शामिल हो जाता है। पिता का इस प्रकार बच्चा बन जाना सुखद अनुभव है जो मन को गुदगुदी कर देता है। गंतोक को मेहनतकश बादशाहों का शहर क्यों कहते हैं? मेहनतकश का अर्थ है बड़ी मेहनत करने वाले, बादशाह का अर्थ है मन की मर्जी के मालिक। गंतोक एक पर्वतीय स्थल है। पर्वतीय क्षेत्र होने के नाते यहाँ की स्थिति बड़ी कठिन है। अपने जरूरत पूरा करने के लिए लोगों को कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। यहाँ के लोग मेहनत से घबराते नहीं, ऐसी कठिनाइयों के बीच भी मस्त रहते, इसलिए गंतोक को मेहनतकश बादशाहों का शहर। चलिए ये आप लोग कर लीजिएगा। मेरा राज्य झारखंड, परिश्रम का महत्व, परोपकार। अपने मित्र को एक पत्र लिखना है जिसमें झारखंड के किसी ऐतिहासिक स्थल का वर्णन हो। और स्वास्थ्यवर्धक दवाई ये सब बनाना है तो क्या लिखेंगे? स्वास्थ्य धन है, निर्मल शुद्ध पेय का प्रयोग करें। समझ गए?